गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अपना जो कल टॉपिक अपने किया था वो ऑर्बिटल किए थे आपको, है ना। ऑर्बिटल अपन ने कल कवर किए थे, ठीक है बच्चों। आज देखिए बेटा, मैंने कल आपको इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताया था बच्चों। बोलो, इलेक्ट्रॉन के आपने पढ़ा घर पे वापस? अब देखो बेटा सुनो, आज अपन कुछ आगे समझते हैं। देखो बेटा सुनो, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखिए, मैंने कल आपको पढ़ाया था बच्चों, देखो नोडल प्लेन या इसको बोलते हैं अपन नॉन स्फेरिकल नोड, है ना, या इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड। याद है क्या? ये बोला था बच्चों, ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था। नोडल प्लेन, नॉन स्फेरिकल नोड और एंगुलर। ये देखो, आपको नोड और सारे बता रखे। बोलो बच्चों, कल ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है? बोलो, अरे रिस्पॉन्ड तो करो। हाँ जी। अब देखो बेटा सुनो, तो मैंने क्या बोला, नोडल प्लेन या नॉन स्फेरिकल नोड, नोड ये एल के इक्वल होता है। एल का मतलब समझ गए, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे देखो बेटा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है ना। हमें इनमें क्या करना है बेटा, एंगुलर नोड निकालने। तो बच्चों 1s में बताओ एंगुलर नोड, बताओ 1s। s के लिए l की वैल्यू 0, फिर 0, p के लिए 1 0 1 2 0 1 2 3। बोलो बच्चों, ये बताया मैंने आपको और ये एक्सप्लेन कर रखा है आपको। बोलो बच्चों, ये सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ बच्चों, किया हुआ है ना। अब देखिए बेटा, आगे चलते हैं अपन। अगर मैं बात करूं नोडल सरफेस, है ना, या जिसको अपन बोलते हैं रेडियल नोड, है ना, या जिसको अपन बोलते हैं स्फेरिकल नोड, है ना। ये देखो क्या होते हैं, n-1 - l, है ना बच्चों। ये जो है वो क्या है, n-1 - l। अब देखो बेटा सुनो कैसे, आप ही बताओ। जैसे सपोज ये ns है, बताओ ns के लिए क्या हो जाएगा, बताओ n-1, s के लिए l की वैल्यू 0, तो ये क्या आ गया, ये आ गया n-1। अब देखो बच्चों np के लिए, तो n-1 - 1 क्या आ गया बच्चों, n-2 आ गया बच्चों, है ना। nd के लिए देखो, बताओ nd के लिए n-1 - 2 क्या आ गया, n-3। nf के लिए बताओ n-1, बोलो बच्चों, ऐसा आया। अब देखो, अगर आप इन फैक्टर्स को देखो ना, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है ना। मुझे एक बात बताओ कि जो आपका एस सब ऑर्बिट है, वो किस ऑर्बिट में आ जाता है, फर्स्ट में आ जाता है ना बच्चों, फर्स्ट में आ जाता है। अब बताओ पी सबसे पहली बार, डी सबसे पहली बार और एस पहली बार किस में आता है, बताओ। पी सबसे पहली बार, वन में पी होता है क्या, वन बच्चों, वन पी होता है क्या, नहीं होता है ना, टू पी होता है ना। अच्छा, टू डी होता है, टू डी,
नहीं होता ना। आपको पता है डी कहां से स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है। अच्छा एफ, एफ बोलो। अब ध्यान दो बेटा, देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। देखो यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो गया बच्चों, समझ में आ गया? तो जो ऑर्बिटल जहां से पहली बार स्टार्ट हो रहा है ना, उसको आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आई? आसान है। फॉर्मूला बजाय चीजों को समझ पा रहे हैं आप? रटने के बजाय समझ पा रहे हैं क्या? बोलो बच्चे। चलो अब देखो बेटा, सुनो। आपसे अगर जैसे मैं ये बोलूं, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। चलिए, आपको पता है कि हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले n की वैल्यू लिख दी मैंने, लिख दी। n की वैल्यू 1s में 1 है, ये तो दिख ही रहा है। अब मुझे बताओ s सबसे पहले कहां आता है? 1 में आ जाता है ना, तो 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया बेटा, हो गया बेटा। अब देखो, पहले मैं ऐसा करता हूं, सबके लिए ये वैल्यू लिख देता हूं। लिख दिया बेटा। अब देखो, अब क्या करेंगे बताओ? s सबसे पहले, s सबसे पहले किस में आया? 1 में। तो जहां s है ना, वहां क्या कर दो? -1 कर दो। कर दिया बच्चों? बोलो बेटा, जहां जहां पर s था -1 कर दिया। अच्छा, p सबसे पहले कौन से ऑर्बिट में आना शुरू होता है? 2 में ना। तो देखो, जहां जब p है ना, वहां 2 कर दो। अच्छा, d सबसे पहले कहां आना शुरू हुआ? 3 में। तो जहां d है वहां 3 कर दो। कर देंगे बच्चों? बोलो बेटा, बोलो, समझ में आ गया? बस हो गया। अब बोलो बच्चों, समझ में आ गया? बोलो, हो गया बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल नोड्स की बात करें, तो टोटल नोड्स का मतलब रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, ठीक है ना। रेडियल नोड क्या आए थे बच्चों? n-1 -l, और एंगुलर नोड क्या आए थे? l। तो बताओ बच्चों, क्या हो गया? n-l हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बच्चों समझ में आ गया? टोटल नोड्स n-1 हो गए। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2p में टोटल नोड कितने होंगे, बताओ बच्चों। 2p में टोटल नोड 1। 2p में पूछे रेडियल नोड कितने होंगे? 2p में रेडियल नोड कितने होंगे? 2p में रेडियल नोड कितने होंगे? रेडियल पूछ रहा, 0। ठीक है ना। 2p में रेडियल नोड 0 होगा। समझ पा रहे हो क्या बच्चों? समझ पा रहे हो? बोलो, अरे समझ में आया? जैसे मैं पूछूं, बताओ 3D में टोटल नोड बताओ। 3D में टोटल नोड, 3D में टोटल नोड बताओ। तो क्या करोगे? 3 - 1 2 आ गए। अच्छा, मैं पूछूं 3D में स्फेरिकल नोड बताओ। 3D में स्फेरिकल नोड 0। 3D में एंगुलर नोड बताओ 2। डिफरेंस समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोलो बच्चों। ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो। अपने को क्या करना है? अपने बच्चों ये साइन लिया था क्या? याद है क्या? साइन, है ना बेटा? अब देखो बेटा, सुनो। ये जो साइन है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है बच्चों, देखो, साइन थीटा, है ना। इसको अपन बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है बेटा। और एक होता है आर, इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन।
है ना। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है कि कौन किसके साथ चेंज होगा, बताओ। एंगुलर वेव फंक्शन किसके साथ चेंज होगा? एंगुलर वेव फंक्शन किसके साथ चेंज होगा? एंगल के साथ। क्या चेंजेस विद एंगल? बोलो बच्चों, सही बात है। अच्छा बताओ, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियस एक तरह से डिस्टेंस होती है बच्चों, रेडियस एक तरह से डिस्टेंस ही होती है सेंटर से पेरिफेरी की। बोलो बच्चों, तो अपन कह सकते हैं क्या चेंजेस विद रेडियस? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? हमारे सिलेबस में ये है ना। हम हमारे सिलेबस में इसके ग्राफ दिए हुए हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी में, तो वो ग्राफ समझ लेना ढंग से। देखो सबसे पहले अपने को करना क्या है बेटा, अपने को ग्राफ बनाने हैं किसके बीच में, साइन आर वर्सेस आर के बीच, है ना। मतलब क्या, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस के बीच। ठीक है बेटा, डिस्टेंस बोल दो या रेडियस बोल दो। सबसे पहले देखो बेटा, सुनो समझो इसको ढंग से। देखिए बेटा, जैसे मेरे पास 1s है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि s ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन था क्या? s ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन था क्या? नहीं था, नहीं था ना। तो देखो यहाँ ये क्या होगा बच्चों, ये कंफर्म है, ये न्यूक्लियस होगा, होगा बच्चों न्यूक्लियस। तो s ऑर्बिटल में अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? बोलो बच्चों, मैक्सिमम होगी। और फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी बच्चों? डिक्रीज। तो देखो इसका ऐसा कुछ आएगा क्या? ये ग्राफ समझ आया बच्चों? बोलो, 1s में मैंने मैक्सिमम से क्यों स्टार्ट किया? देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि जो इसमें नोडल प्लेन है ना, वो क्या है? जीरो है ना। इसका मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, चलो अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये मेरे पास 2p है, तो 2p की बात करते हैं बेटा अपन, ठीक है। 2p में कोई नोडल प्लेन होता है क्या? बताओ, 2p में एक नोडल प्लेन होता है? होता है बच्चों, होता है ना। याद करो, जैसे देखो कल हमने ये p के ऑर्बिटल पढ़े थे, देखो बच्चों पढ़ा ना। तो जैसे हमारा ये px ऑर्बिटल दिख रहा है ना बच्चों। तो px ऑर्बिटल को थोड़ा ध्यान से समझो। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पर है बच्चों, अगर x एक्सिस पर है तो इसका मतलब क्या क्या हुआ? देखो बच्चों, x और y में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, x और y में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पर है। x और z में होंगे, लेकिन yz में कुछ नहीं होगा ना, yz प्लेन में कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि लोब कौन सी एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है? लोब कौन सी एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है? एक्स एक्सिस। तो बोलो बच्चों, एक नोडल प्लेन आ गया इसमें, नोडल प्लेन आ गया। अब बताओ, वो जो नोडल प्लेन है वो कहां से पास हो रहा है? बताओ, वो नोडल प्लेन कहां से पास हो रहा है? न्यूक्लियस से। समझ में आ गया बच्चों? तो अब बताओ, अब देखो मैं जो इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, वो मैं ग्राफ ऐसा बनाऊंगा बेटा। ऐसा क्यों बनाया बताओ? इसको मैंने जीरो से क्यों स्टार्ट किया, कौन बताएगा? अरे बच्चों, इसको जीरो से क्यों स्टार्ट किया? इसमें नोडल प्लेन है ना भैया, इसमें नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन है ना, है बच्चों, नोडल प्लेन है। तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब देखो मुझे बताओ, जब P में नोडल है ना, नोडल प्लेन है, तो D में भी होता ही है। बोलो बच्चों,
डी में भी होता है, एफ में भी होता है, सिर्फ एस में नहीं होता। तो बाकी कोई सा भी आ जाए, स्टार्ट हमेशा कहां से करेंगे बच्चों, बताओ? स्टार्ट हमेशा कहां करेंगे, बोलो? नोडल प्लेन प्रेजेंट है, इसमें भी नोडल प्लेन, बोलो बच्चों, प्रेजेंट है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। बोलो बच्चों, पहले ये समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया? इन दोनों को मैंने जीरो से स्टार्ट किया, उसको मैंने मैक्सिमम से किया। ऐसा इसलिए किया कि बच्चों एस में कोई नोडल प्लेन होता नहीं है, पी और डी और एफ में नोडल प्लेन होता है। क्लियर है क्या बच्चों, बताओ? अब देखो बेटा सुनो, ये वननेस हो गया। मैं एक बात बताओ बेटा, अब सुनना ढंग से। जैसे मैंने क्या किया, एक बार मैं वननेस का वापस बना देता हूं। ये वननेस का बना दिया मैंने, ठीक है, साइन आर। अब देखो बेटा सुनो, ये 2s का बना रहे हैं। तो मुझे बताओ, अब 2s का बनाना है, थोड़ा समझना। तो 2s से पहले कौन सा ऑर्बिटल आ चुका है बच्चों s में? 2s से पहले 1s आ चुका है ना? तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि 1s और 2s के बीच में क्या आएगा, एक कौन सा नोड आएगा? 1s और 2s के बीच में कौन सा नोड आएगा? कौन सा नोड आएगा? रेडियल नोड आएगा बच्चों, रेडियल नोड आएगा। नोडल प्लेन मत बोलो, एस में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है भव्या। तो अब देखो बेटा सुनो, हमने स्टार्ट यहां से किया और एक बार मैंने इसको जीरो से टच किया। बताओ बच्चों, जीरो से टच क्यों किया, कौन बताएगा? अरे जीरो से टच क्यों किया बच्चों, बताओ? क्यों? क्योंकि 1s और 2s के बीच में क्या है, एक रेडियल नोड है। ये क्या बता रहा है, ये रेडियल नोड को बता रहा है, बता रहा है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब मान लो तो मुझे ये ग्राफ 3s के लिए बनाना हो, है ना बेटा? तो देखो बेटा, 1s और 2s, 2s और 3s। सबसे पहले देखो, सबसे पहले सोचो नोडल प्लेन के बारे में, है ना? थिंक फर्स्ट अबाउट नोडल प्लेन। पहले किसके लिए सोचना है बच्चों? नोडल प्लेन के लिए। अगर नोडल प्लेन नहीं है तो मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे, और अगर नोडल प्लेन है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बताओ, एस में नोडल प्लेन होता है क्या? एस में नोडल प्लेन होता है क्या? नहीं होता। स्टार्ट कहां से करूंगा, स्टार्ट कहां से करूंगा, स्टार्ट कहां से करूंगा? मैक्सिमम से। सुब्रत तो कान के नीचे लगा दी ना तेरे, तो इतना ढंग से बता रहा हूं कि नोडल प्लेन नहीं है तो मैक्सिमम से स्टार्ट करना है। हाँ भैया। अब बताओ, बीच में कितने रेडियल नोड बनेंगे? बीच में कितने बनेंगे? दो बनेंगे ना, 1s और 2s के बीच, 2s और 3s के बीच में। देखो बेटा कैसे, ये इस तरह से, ये एक, ये देखो, इसने यहाँ पे क्या किया बेटा, ये दो बार टच किया, किया कि नहीं किया? ये कौन सा नोड आ गया, बोलो बच्चों, समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा, अगर मान लो मुझे ये ग्राफ किसके लिए बनाना हो, 4s के लिए बनाना हो, है ना बेटा? मुझे ग्राफ 4s के लिए बनाना हो, ठीक है? तो क्या बना सकते हैं अपन, बोलो बच्चों? पहले किसके बारे में सोचना है, पहले किसके बारे में सोचेंगे, बोलो? सबसे पहले नोडल प्लेन के बारे में सोचना है। एस में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। स्टार्ट कहां से करेंगे, मैक्सिमम से। अब मुझे बताओ, देखो बेटा, 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, कितनी बार जीरो वाली लाइन को टच करेंगे? देखो 1 2 3, 3 टाइम करेंगे। देखो बेटा ऐसे, ये 1 2 हो गया, तो ये देखो
देखो ये 1, ये 2, ये 3 आ गया बच्चों। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, सिंपल है। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे क्या करना है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूं साइन आर स्क्वायर वर्सेस आर, है ना। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे, अब अपन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझना। अब मैंने स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर कर दिया बच्चों। देखो 1s में तो कोई नेगेटिव में था नहीं, तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा, है ना बच्चों। ये 1s में ऐसा ही रहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2s के लिए बनाया, है ना, किसके लिए बनाया बच्चों, 2s के लिए। अब मुझे बताओ, मैं कहूंगा बेटा कि 2s के लिए ये जो ग्राफ है ना वो ऐसा आएगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों बताओ? अरे 2s में ये जो नेगेटिव है, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा ना। समझ में आ गया? अब देखो ये जो है वो क्या है, ये क्या है, ये वही है, रेडियल नोड है बच्चों, है बेटा। ये हो गया 2s के लिए। अब देखो बेटा सुनो, मान लो मुझे ये ग्राफ बनाना पड़े 3s के लिए, है ना। तो 3s के लिए हमने देखो ये ऐसे बनाया था बच्चों, याद है क्या? अब देखो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ना, ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा बच्चों, बोलो, जाएगा। तो जाएगा तो देखो कैसे जाएगा, इसको ले जाओ, ऐसे जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ पे एक चीज समझना आप ढंग से, देखो एक और एक, ये तो दो क्या हो गए, बोलो बच्चों, ये तो हो गए आपके रेडियल नोड, हो गए क्या, हो गए बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान देना कि देखो ये वाला जो मैक्सिमा है ऊपर है, ये नीचे है, ऐसा क्यों किया बताओ? बराबर नहीं रखे, आपको पता होगा जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाती है बच्चों, बताओ? कम होती जाती है ना, कम होती जाती है बच्चों। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इसको 4s के लिए बनाना है बच्चों, ठीक है, तो 4s के लिए कैसे बनाएंगे समझते हैं बेटा। देखो साइन आर स्क्वायर और ये आर है, समझे बेटा। देखिए सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, समझ में आया? देखो ये 1s 2s के बीच, 2s 3s के बीच, एंड 3s 4s के बीच, हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई? और ये मैंने इनको जो पीक है वो छोटे क्यों किए, समझ में आई क्या? अरे बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? हो गया भाई? और तो तीन किया है ना, सुब्रत दिख नहीं रहा तेरे को, 3 बार टच किया हुआ है, 1 2 3, तो फिर हाँ भैया, नेक्स्ट देखो। अब देखिए भैया, सुनिए, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखो बेटा, हमने 2p का लिया है, अब समझना बेटा, ये साइन आर, तो सबसे पहले साइन आर का ग्राफ बनाना है, सबसे पहले किसके बारे में सोच रहे हैं बच्चों, बताओ? सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे? नोडल प्लेन। पी में नोडल प्लेन होता है, पी में नोडल प्लेन होता है बच्चों, होता है। स्टार्ट कहां से करेंगे, नोडल प्लेन है तो कहां से करेंगे, जीरो से, और इस तरह से पहुंच गए अपन, पहुंच गए बेटा, है ना। अब आ जाओ देखो,
बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने लिखा साइन आर आर और 3p। अब बताओ 3p है, p है इसका मतलब, तो नोडल प्लेन तो हो गई होगा, तो स्टार्ट तो अपन यहीं से करेंगे। और फिर एक बार मैं इसको जीरो वाले से टच करूंगा क्या? एक बार मैं इसको जीरो वाले से टच करूंगा क्या? क्यों करूंगा? रीजन समझ में आ गया कि बेटा 2p और 3p के बीच में एक रेडियल नोड आ जाता है, आ जाता है ना? ठीक है बच्चों, अब आओ, अब बात करें अगर अपन 4p के लिए करें बच्चों, तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे जाएंगे, जाएंगे बेटा इस तरह से जा रहे हैं। बोलो बच्चों, देखिए प्लस माइनस प्लस, और इसको दो बार टच किया, समझ में आएगा? इसको दो बार टच किया, है ना? रीजन समझ में आ गया? ठीक है ना? क्यों किया? देखो 2p और 3p, 3p और 4p। बोलो बच्चों, क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखिए अगर मुझे ग्राफ बनाना हो साइन आर स्क्वायर आर, ये बनाना है 2p के लिए, बोलो बच्चों ऐसे ही आएगा ग्राफ? ये तो ऐसे ही आएगा, लेकिन इस बार बताओ क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? ये देखो बेटा, ये ऐसा हो जाएगा क्या 3p के लिए? बोलो बच्चों 3p के लिए ऐसा हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? समझ में आया? समझ आया बच्चों? नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव, और पहले वाला पीक और दूसरे वाला पीक, समझ में आ गया? अब देखो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपन, है ना, 4p के लिए। 4p के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, क्या मैंने सही बनाया है ना? ये देखो, ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये क्या है? ये किसको बताते हैं? ये कौन से नोड को बताते हैं? रेडियल नोड को। ये बताते हैं बच्चों रेडियल नोड को, है ना? अच्छा बताओ ये पॉइंट किसको बताएगा? ये पॉइंट ओरिजिन पर किसको बताएगा? कौन से नोड को बताएगा? कौन से नोड को? नोडल प्लेन या एंगुलर नोड? नोडल प्लेन बोल दो या एंगुलर नोड बोल दो, है ना बच्चों? ये क्या बता रहा है? एंगुलर नोड बता रहा बच्चों। आ गया समझ में? क्लियर है क्या बच्चों? बोलो, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मेरे से कोई कहे कि एक 4s है, एक 4p है, एक 4d है और एक 4f, है ना? ये है बच्चों। अब इनके लिए हमें जो ग्राफ बनाना है ना, वो समझते बेटा। देखो सबसे पहले साइन आर और आर के बीच में, तो देखो एस में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, मैंने टॉप से स्टार्ट किया, 1s 2s के बीच, 2s 3s के बीच और 3s 4s के बीच में, तो तीन आगे क्या बच्चों? ये बात सही है? तीन आ गए क्या? बोलो। अब देखो अगर ये ग्राफ मुझे बनाना पड़े 4p के लिए, है ना, 4p के लिए बना रहा हूं बेटा, तो स्टार्ट से करूंगा, ये मैक्स गया, फिर आ गया बच्चों, और बताओ 2p और 3p, और 3p और 4p, है ना बेटा? क्या होगा? ये ऐसे जाएगा,
ये 2 बार टच करेगा क्या? बोलो बच्चों। देखो ये 3 बार टच किया, ये 2 बार टच किया, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आओ देखो बेटा, बात 4D की कर लेते हैं। तो 4D के केस में बताओ, डी में भी नोडल प्लेन होता है ना? बोलो बच्चों, डी में भी नोडल प्लेन होता है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 0 से, है ना? अब देखो ये इस तरह से, ये हुआ बच्चों, आ गया समझ में, है ना? और 4F की बात कर लेते हैं अपन। देखो 4F के केस में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऐसे ही आ जाएगा। क्या टच करेगा क्या? 4F वाला टच करेगा क्या? नहीं करेगा ना, क्योंकि इसमें कोई भी अभी रेडियल नोड नहीं आया है। 4F में कोई भी रेडियल नोड नहीं है। क्लियर हुआ क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? पक्का? पक्का ना? अब देखो इनके साइन R² है ना, और R, इन दोनों के तो ग्राफ आपने बना रखे हैं ऊपर, इन दोनों के तो ग्राफ हमने ऊपर बना रखे, इनके बना देते हैं। देखो बेटा सुन, देखिए ऐसा हो जाएगा इसका ग्राफ, बोलो सही है? और इस केस में देखो इसका कुछ आ जाएगा बच्चों। क्या ये समझ में आया? क्लियर है क्या? बोलो। ये तो देखो 4S 4P तो ऊपर बनाया हुआ है बेटा, है ना? 4S एंड 4P ऊपर बनाया हुआ है। चलिए, तो अब देखो बेटा, अब बात करते हैं अपन, एक और चीज समझाता हूं मैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, है ना? अब देखो क्या, ये क्या होता है इसको समझना। देखो क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, है ना? बहुत से छोटे से वॉल्यूम के अंदर, है ना, आपका जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। अब ये होता क्या है समझाता हूं, देखो सुनो, सुनिए। अगर मैं बोलूं, देखो बेटा सुनो, एटम जो होता है वो क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल होता है। एटम बच्चों स्फेरिकल होता है, ये तो सबको पता है। हमने क्या किया, एक बहुत छोटी सी इस तरह की, देखो एक पट्टी ली, है ना, इस तरह की पट्टी, ये पट्टी, और इस पट्टी की जो थिकनेस है ना वो मैंने dr ले ली। dr अपना आप में बहुत छोटा हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसको ढंग से समझते हैं अपन। अगर मैं बोलूं कि ये रेडियस r है, तो बोलो यहां तक की रेडियस क्या होगी बच्चों, बताओ? r प्लस dr होगी क्या? बोलो, होगी? अब बेटा हमें ये जो छोटा सा जो स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस के अंदर हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले देखो बेटा, अपने क्या करना है, अपने को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल स्पेस। कैसे निकालेंगे समझो बच्चों। हमने क्या बोला कि बेटा एटम जो होता है वो क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है। तो बताओ ये कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, 4/3 पाई r प्लस dr का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। बोलो ऐसे करेंगे क्या? अरे ऐसे करेंगे। अब देखो बेटा सुन, यहां से 4/3, है ना, ये तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या बचा
देखो r प्लस dr का क्यूब माइनस r क्यूब, सही बात है। यहां से देखो क्या करेंगे, 4/3 पाई क्या लिखेंगे, r क्यूब dr क्यूब क्या लिखोगे, 3r² dr, है ना, प्लस 3r dr का स्क्वायर माइनस r क्यूब। हो गया बच्चों, ऐसे सोल्व करते हैं, बोलो। अब देखो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। आप मुझे बताओ, कोई चीज बहुत छोटी है, सपोज मैं कहता हूं कि 10⁻⁻10। अब सोचो, जब आप छोटी चीज का स्क्वायर कर दोगे, सपोज इस 10⁻⁻10 का मैंने स्क्वायर कर दिया या क्यूब कर दिया, है ना, तो वो चीज क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी ना, छोटी हो जाएगी ना। तो देखो बेटा, ये क्यूब है और ये यहाँ पर स्क्वायर है, तो इनको क्या कर दे, बोलो बच्चों, इनको नेग्लेक्ट मार दे क्या, इनको नेग्लेक्ट कर दें क्या। तो बताओ हमारे पास फाइनली फिर ये डेल्टा वी क्या आ गया, बताओ, 4/3 पाई 3r² dr, ये कैंसिल आउट, क्या हो गया बच्चों, देखो 4πr² dr आ गया बच्चों, बोलो क्लियर है। आप देखो बेटा, वैसे इसको सीधा निकाल सकते थे, क्या कर सकते थे, एरिया इंटू थिकनेस, है ना। बताओ अगर आपसे पूछे स्फीयर का एरिया क्या होता है, बताओ स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है बच्चों। और थिकनेस कितनी लेके चल रहे हैं अपन, थिकनेस कितनी लेके चल रहे हैं, dr, dr लेके चल रहे हैं ना बेटा, तो देखो मल्टीप्लाइड बाई dr, ये समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है क्या। अब देखो बेटा सुनो, हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो सिंपल मैथमेटिक्स थी, हमने निकाले इसको, वॉल्यूम कैसा आया, 4πr² dr, क्लियर है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बोलें कि देखिए वॉल्यूम, देखो अपन क्या बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, है ना, वो मान लीजिए क्या है, साइन स्क्वायर है। यूनिट वॉल्यूम में अगर साइन स्क्वायर है तो बताओ कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डेल्टा वी वॉल्यूम में क्या होगी, बताओ बच्चों, ही होगी ना, होगी कि नहीं होगी बच्चों। यूनिट वॉल्यूम में साइन स्क्वायर है तो इतने वॉल्यूम में क्या होगी, मल्टीप्लाई तो करना है, सिंपल सी बात है। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा, एग्जैक्टली आपने क्या लिखा, ये लिखा है ना, ये लिखा है, लिखा है बच्चों। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है क्या बच्चों, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है साइन स्क्वायर और वॉल्यूम। बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या, बोलो। अब मुझे बताओ, अब एक चीज बताओ कि देखिए, जैसे मैं बोलूं कि एट न्यूक्लियस, है ना, तो न्यूक्लियस पे बच्चों रेडियस 0 होगी ना, न्यूक्लियस पे रेडियस 0 होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। जब रेडियस 0 होगी तो बताओ वॉल्यूम भी क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा ना, आएगा बच्चों। तो जब वॉल्यूम 0 आएगा तो मुझे बताओ कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी 0 आएगा, आएगा ना। इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, बताओ ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से ना, ये बात समझ में आई क्या, ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा बच्चों, है ना। इट मींस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ये बात समझ में आ गई।
बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब हो क्या रहा है, देखो बेटा सुनो, होगा क्या कि विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, ठीक है, क्या होगा, साइन स्क्वायर तो घटेगा ना, न्यूक्लियस से जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है ना। बोलो बच्चों, अरे बोलो। लेकिन बताओ बेटा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा ना, जैसे जैसे दूर जाओगे रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा बच्चों। अब देखो, एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है, तो इसका थोड़ा सा अपन समझते हैं कि क्या बिहेवियर आएगा, क्या पैटर्न आएगा। एक काम करते हैं, देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक्स और वाई दो चीजें, दो कोई वेरिएबल है, मैं कहता हूं कि इन दोनों का जो सम है ना वो 100 है। क्या मान लिया मैंने, दोनों का सम मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया, एक बार समझ लिया। अब देखो मैं कहता हूं कि देखो 0 इंटू 100 तो 100 आया, फिर देखो 1 इंटू 99 तो 99 आया, एक मिनट सॉरी, 0 इंटू 100 0, फिर देखिए 2 इंटू 98 196 आ रहा बच्चों, 3 इंटू 97 तो बताओ कितना आया, 291 आ रहा है बच्चों, बोलो 4 इंटू 96 बोलो, ये आ रहा है क्या, आ रहा है, बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब एक बताओ, ऐसे करते करते मान लीजिए मैं यहां आ गया, भाई ऐसे करते करते अपन इस स्टेज में पहुंचेंगे ना, दोनों 50-50 हो जाए, बोलो बच्चों, दोनों 50-50 हो सकता है ना, अरे दोनों का सम 100 आते रहना चाहिए, तो ये बात सही है क्या। अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि ये 51 हो जाए, है ना, ये हो जाए बच्चों 51 और ये हो जाए 49, अब बताओ इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा बच्चों 2499। तो मुझे बताओ बच्चों, देखो हुआ क्या, लगातार पहले बोलो बढ़ रहा है ना, 0 से लेकर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना, बोलो बच्चों, बढ़ रहा है, एंड देन क्या हो रहा है, एंड देन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, बोलो बच्चों। इसका मतलब ये जो पैटर्न है ना वो कुछ ऐसा है, देखो 0 से आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट कहां से करोगे, 0 से, बढ़ता गया, मैक्सिमम हुआ और फिर डिक्रीज होने लग जाएगा, बोलो ये समझ में आया क्या, बोलो, अरे ऐसा क्यों बोला, समझ में आया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया आपको, है ना, 0 से स्टार्ट करो, बढ़ाते जाओ, मिड में मैक्सिमम होगा एंड देन डिक्रीज करने लग जाएगा, करने लग जाएगा ना बच्चों, क्लियर है। तो अब देखो बेटा सुनो, अपने को क्या करना है, अपने को ग्राफ बनाना है बेटा, देखो सुनो, सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं 1s के लिए, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया आरपीएफ, तो बोलो बच्चों 1s के लिए ग्राफ ऐसे आएगा, 1s के लिए ग्राफ ऐसे आएगा ना, अरे 0 से स्टार्ट क्यों किया, समझ में आ गया ना। आप कह दोगे सर नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन इस बार हम आरपीएफ निकाल रहे हैं, तो न्यूक्लियस पे वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों, न्यूक्लियस पे वॉल्यूम 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अगर मुझे ये ग्राफ किसके लिए बनाना हो, 2s के लिए बनाना हो, इसको थोड़ा सा बना, देखो आप बताओ, ये इस तरह से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा बच्चों। मैंने इसको यहां टच क्यों किया, कौन बताएगा, यहां टच क्यों किया, बोलो, अरे 1s और 2s के बीच में
एक नोड आएगा ना बच्चों, रेडियल नोड, रेडियस के साथ रेडियल नोड नहीं आएगा क्या? आएगा ना, आरपीएफ और आर, ये क्या आ गया? ये आ गया रेडियल नोड। लेकिन इस बार देखो, इस बार पहले वाला पीक छोटा है और दूसरे वाला पीक बड़ा है ना, ये समझ में आया आपको? बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? ऐसा क्यों हुआ मुझे बता दो बेटा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना बच्चों, इसलिए ऐसा ग्राफ आया। आ गया बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, सपोज यही ग्राफ आपको किसके लिए बनाना पड़ता, मान लीजिए ये ग्राफ आपको बनाना पड़ता 3s के लिए, है ना बेटा? तो आरपीएफ है ना, स्टार्ट 0 से करना है। देखो पहला पीक 1s का, दूसरा पीक 2s का और तीसरा पीक 3s का, ऐसे बना देंगे ना। बोलो बच्चों, दो रेडियल नोड आ जाएंगे, ये पहला पीक, ये दूसरा पीक, ये तीसरा पीक। तो देखो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 1s, 1s वाला, ये 2s वाला और ये 3s वाला। क्लियर है क्या बच्चों? बताओ। तो ये हमने किसके लिए बनाया बच्चों? 3s के लिए बनाया हमने। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें क्या करना है, मैं अगर मान लो आपसे कहता हूं कि मुझे ये ग्राफ बनाना है 4s के लिए, तो बना सकता हूं क्या? 4s के लिए देखो, पहला पीक 1s का, दूसरा 2s का, तीसरा 3s का एंड चौथा 4s का। बोलो बच्चों ऐसे बनेगा क्या? तो देखिए ये है आरपीएफ और ये हो गया बच्चों, हो गया ना? बोलो ये 3 बार क्यों टच किया, इसका रीजन समझ में आ गया? बोलो बच्चों, इसका रीजन समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो अगर ये हो गया तो मान लो मुझे ग्राफ बनाना हो 4p के लिए, 4p के लिए कैसे बनाएंगे? देखो 2p, फिर 3p, फिर 4p। बोलो बच्चों ये बात सही है क्या? देखो सबसे पहला पीक 2p के लिए, फिर 3p के लिए, फिर 4p के लिए। आ गया बच्चों? अब बताओ अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए कि 4p के बाद 4d के लिए बनाते हैं, तो पहला पीक 3d का और फिर 4d का। अरे d सबसे पहले आता ही 3 में ना, 1 और 2 में तो आता ही नहीं है ना। अरे बोलो बच्चों ये बात समझ में आ रही है क्या? डाइजेस्ट हो रही है? हो रही है बच्चों? ठीक है। अब देखो ये हो गया 4s, 4p, 4d। अब बताओ अगर मुझे ऐसा बनाना होता क्या 4f के लिए, तो 4f में बेटा एक ही पीक आएगा ना, 4f में एक ही पीक आएगा ना, बोलो, है ना? और 4f में कोई भी रेडियल नोड नहीं होता है, नहीं होता ना बच्चों? बोलो, समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? बोलो क्लियर है ना? तो अब मुझे बताओ, देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखिए जो नंबर ऑफ पीक्स है ना वो n माइनस एल के इक्वल है। नंबर ऑफ पीक्स किसके इक्वल है? n माइनस एल के। कैसे? देखो बेटा समझो,
बताओ 4s 4p 4d 4f। बताओ 4s में 4 माइनस 0 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3। बोलो इतने पीक है क्या? 4s में बच्चों 4 पीक बनाए क्या? देखो आपने 4s में 4 पीक बनाए ना बच्चों? देखो 1 2 3 और 4। 4p में 3 पीक बनाए बच्चों? बताओ बनाए ना? अरे बोलो, समझ में आया क्या? अरे ये ग्राफ वाला पार्ट समझ में आ गया क्या? बहुत सिंपल है, मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया इसको। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई कहे बताओ रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, है ना, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो मुझे बताओ कि मैं ऐसा बोल सकता हूं 4s 4p 4d 4f। बोलो बच्चों, क्या ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की जो रेडियस है ना वो किस में ज्यादा है? 4s में। देखो बेटा सुनो, 4s में इतने पीक आए तो रेडियस बहुत ज्यादा आएगी ना। अरे सेंटर से इसकी डिस्टेंस देखो यहां तक आई, है ना। फिर 4p में पीक कम हो गई, 4d में पीक और कम हो गई, और 4f में देखो और पीक कम हो गई। तो ये समझ में आ गया क्या? रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? बोलो बच्चों, ग्राफ क्लियर है क्या? ग्राफ समझ में आ गए? देखो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आपको सबसे पहले जब साइन या साइन स्क्वायर के ग्राफ बनाने हैं तो पहले सोचना है नोडल प्लेन के बारे में, फिर सोचना है रेडियल नोड के बारे में, ठीक है ना। जब आप साइन आर स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो तो पीक लगातार छोटे होते जाएंगे, है ना। पीक लगातार, देखो पहले वाले में पीक हमने छोटे किए, देखो पहले वाला पीक बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। अब क्या हो रहा है? अब पहले छोटे हैं फिर बड़े हैं। रीजन समझ में आ गया? अरे रीजन समझ में आ गया, ऐसा क्यों किया मैंने? ठीक है बच्चों, चलो तो बेटा ग्राफ से क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हुए, ठीक है ना बेटा। चलिए अब बात अपन आगे करते हैं बेटा, सुनो देखो स्नोडिगर वेव इक्वेशन, ठीक है ना। तो स्नोडिगर की वेव इक्वेशन क्या है? छत्तीसगढ़ आरपीएफ को 5 थोड़ी नहीं बोलते हैं। आरपीएफ क्या है? साइन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम था ना। आरपीएफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये था ना। आरपीएफ क्या है? आरपीएफ है साइन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। मैंने क्या लिखा था डेफिनेशन? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। नहीं समझ में आया क्या? गर्ग समझ में नहीं आया क्या? चलो देखो बेटा सुनो, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन देखो ये क्या है। देखो बच्चों ये है d2 साइन dx स्क्वायर d2 साइन dy स्क्वायर d2 साइन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस u साइन, है ना। वापस लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है उधर। देखो d2 साइन
dx स्क्वायर d2 साइन dy स्क्वायर d2 साइन dz स्क्वायर प्लस 8 h स्क्वायर e माइनस u साइन इक्वल्स टू 0। ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो ये इक्वेशन याद हो जाए अच्छी बात है, ना होए और भी अच्छी बात है ना। याद होए तो ठीक, ना होए तो और ही ठीक है। अब देखो इसमें क्या है जो काम की बात है, ई क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक है। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, ठीक है। और जो आपका साइन है ना वो क्या है, वो बच्चों वेव फंक्शन है। समझ में आया, वेव फंक्शन आया बच्चों, बोलो आ गया, ठीक है। वेव फंक्शन अब देखिए ये दो तरह का है। देखिए ये होता है रेडियल वेव फंक्शन और ये एक होता है एंगुलर वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन है ना वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, देखो बेटा, डिपेंड्स ऑन एंड एल, है ना। एन और एल जानते हो क्या, एन और एल जानते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये जो होता है वो क्या होता है, ये बेटा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एल एंड एम। तो मुझे बताओ ओवरऑल साइन कितने क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है, बताओ। ओवरऑल साइन 3 क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बाई श्रोडिंगर wave equation we can derive value of 3 क्वांटम नंबर्स, है ना। कितने क्वांटम नंबर्स की कर सकते हैं, 3 की अपन डेराइव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको जैसे कहीं ऐसा लिखा मिल जाए साइन 420, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन आता है कि श्रोडिंगर की वे इक्वेशन से कितने क्वांटम नंबर को अपन डेराइव कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है साइन 420, इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या क्या है। इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू 0। आपको मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा लिखा मिल गया साइन 321, तो इसका मतलब समझो क्या है, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू 1। समझ में आ गया, एन एल एम, समझ में आई बात, बोलो। हो गया बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अब इस इक्वेशन का ना तो डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, है ना। इस इक्वेशन का वैसे जो डेरिवेशन है ना, फिजिक्स में आप स्प्रिंग पढ़ते हो आई थिंक, स्प्रिंग का आता है एसएचएम के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेशन होता है। हमारे ना तो सिलेबस में ना कोई काम आएगा, इसलिए अपने को माथा फोड़ी करनी नहीं है। हमारे काम में क्या आया था, हमारे काम में क्या आया था बच्चों, बताओ। वेव फंक्शन आया था, उस वेव फंक्शन को मैंने आपको बहुत डिटेल में बच्चों बता दिया। जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया बेटा, है ना। बोलो, बाकी में माथा फोड़ी करना मत, चीजें वही ध्यान रखो जो एग्जाम में आ सकती है। समझ में आएगी ना बात, ठीक है। अब ये बराबर 0 क्यों आया, क्या आया, या तो आप आगे जाके पढ़ो, इस लेवल पे काम की नहीं है। समझ में आ गई ना बात। चलिए अब देखो बेटा सुनो, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं अपन। मेरे को कहता है कि जो 2s ऑर्बिटल है ना उसके लिए वेव फंक्शन का ये फॉर्मूला है।
ठीक है, ये फॉर्मूला दिया बेटा, 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट, है ना, ई माइनस आर अपॉन ए नॉट, ये दिया हुआ है। ये बच्चों IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो ए नोट है ना वो क्या है, वो है ओहोर रेडियस। ठीक है बेटा, और आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या कहता है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस, ये बताना है बच्चों। ठीक है ना, तो कैसे बताएंगे बच्चों, हमें पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है बच्चों, नोड पूछ रहा है ना, नोड पूछ रहा है। नोड का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल मैंने उसका बहुत सिंपल सा मीनिंग बताया था, है ना, बताया था ना, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है, छिपा हुआ है ना बच्चों। देखो ये पढ़ा, नोड, NO, नो, D मतलब डेंसिटी, E मतलब इलेक्ट्रॉन, नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोला हम लोगों ने, बोलो बच्चों, है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, हमें करना क्या है, हमें नोड पता करना है। देखिए हम क्या बोलेंगे, फॉर नोड, तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी ना, जहां नोड होगा वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई ना। अरे नोड का मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। अब मुझे बताओ, अगर साइन स्क्वायर 0, तो बताओ साइन भी क्या हो गया, साइन भी क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो बस कुछ नहीं करना, इस पूरी इक्वेशन को आपको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना बेटा। ठीक है ना, इसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर दो बेटा, कर दिया। अब देखो ये सारी चीज उधर जाएगी 0 के नीचे, ये भी सारी चीज 0 के नीचे जाएगी, जाएगी ना। तो अल्टीमेटली बचा क्या, 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं कह सकता हूं ये, तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बताओ किस डिस्टेंस पर आपका नोड आया, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या, क्लियर है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, आपको इसने बोला, ये बोल रहा है देखो, ये कहता है कि साइन 4s, ये कह रहा है 1/32 a0। ठीक है बेटा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, फिर e माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो है 2r अपॉन ए नोट, है ना। तो ये कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ वेरियस नोड्स। बताओ बच्चों, अलग अलग नोड्स की डिस्टेंस आपको बतानी है बच्चों, बताओ। करो बच्चों, पहले बताओ 4s तक कितने नोड आएंगे टोटल, बताओ 4s तक टोटल नोड कितने आएंगे, रेडियल नोड, बताओ। 1s 2s के बीच, 2s 3s के बीच, और 3s 4s के, 3 आएंगे ना। तो हमें क्या करना है, जब भी नोड का पता करना है, क्या करना है,
गिवन इक्वेशन को किसके बराबर कर देते हैं बच्चों, बताओ। गिवन इक्वेशन को 0 के बराबर तो कर दो बेटा। देखो सुनो, 1/32 a नॉट है ना, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 e माइनस एक्स बाई 2 बराबर 0 कर दिया। तो अब देखिए, सबसे पहले x माइनस 1 0 आना चाहिए, तो यहां से x बराबर 1, तो क्या हो गया 2r अपॉन ए नॉट, तो यहां से r क्या आ गया, एक तो ये आ गया, एक नोड तो इस डिस्टेंस पर मिला, कंफर्म है। अब देखो नेक्स्ट, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां से देखो क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको बच्चों ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोलो बेटा, ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x। अब देखो x कॉमन आ गया, तो x माइनस 6, यहां से मान लीजिए मैं क्या करता हूं, -2 को कॉमन लिया, तो x माइनस 6 आ गया बच्चों, बोलो बेटा सही है क्या, सही किया मैंने। तो देखो क्या आ गया मेरे पास, x माइनस 2 एक्स माइनस 6 है ना। तो यहां से देखो बेटा x माइनस 2 0 है, तो x बराबर 2 है, तो x की वैल्यू 2r अपॉन ए नॉट, ये 2 से 2 कैंसिल, तो r आ गया ए नॉट, आ गया क्या बच्चों। फिर देखो बताओ, x माइनस 6 हो गया बच्चों, तो x बराबर 6, तो 2r अपॉन ए नॉट आ गया क्या, तो r क्या आ गया 3a नॉट आ गया बच्चों। देखो ये 3 नोड है, ए नोट बाई 2 पर, फिर ए नोट पर, और फिर 3a नोट पर है बच्चों, बोलो समझ में आया। देखो बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझा दिया आपको, क्या करना है, समझ में आ गया क्या। बोलो बच्चों क्लियर है, इतना सबको क्लियर है बच्चों, हो गया क्या, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब एक टर्म आता है जीरेड ऑर्बिटल्स, है ना। ये जीरेड ऑर्बिटल्स क्या होता है, देखो जीरेड का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, सिमेट्रिकल, है ना। जीरेड का मतलब क्या होता है, क्या होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब सबसे इक्वल डिस्टेंस पर, समझ में आ गया। तो क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे एन ऑर्बिटल विच इज symmetrical with all axis of that particular orbital। बोलो बच्चों सही बात है ना। तो मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से ऑर्बिटल जीरेड हो सकते हैं, सबसे पहले बताओ। एग्जाम्पल के तौर पर क्या मैं एस ऑर्बिटल को जीरेड बोल सकता हूं क्या, अरे बोल तो सिमेट्रिकल होती है ना, बोल तो हर डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होती है, बोलो बच्चों। अब देखो क्या कोई पी का ऑर्बिटल, पी का कोई भी ऑर्बिटल आपका सिमेट्रिकल हो सकता है क्या, जीरेड हो सकता है क्या। अब देखो जो पी एक्स है ना, सिर्फ वो एक्स एक्सिस पर है, यानी वो एक्स एक्सिस के साथ तो 0 एंगल बना रहा है, लेकिन वाई के साथ क्या बना रहा है 90 बना रहा है ना। आप इसको समझो, देखो समझ में आएगा आप, एक बार दो बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। देखो जैसे ये ऑर्बिटल है, ये ऐसे गया, बताओ इसका इसके साथ एंगल और इसके साथ एंगल, इस लोब का दोनों के साथ एंगल बताओ बच्चों,
कितना है? 45 है ना? दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है ना बच्चों? दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं है ना? इसका मतलब ये क्या है? ये सिमेट्रिकल है बच्चों। तो देखो बेटा, ये जो तीनों ऑर्बिटल है dxy, dxz, dyz, क्या ये जीरेड ऑर्बिटल है? बताओ बच्चों, dxy, dxz, dyz, क्या ये तीनों ऑर्बिटल जीरेड है? अब बताओ, अब आओ, क्या px जीरेड है क्या? क्या px जीरेड है क्या? नहीं है, नहीं है ना बच्चों? अब आ जाओ, देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर जीरेड होगा क्या? जीरेड होगा क्या? जो लोग x के ऊपर है वो x पर है, जो y पे है वो y पे है, तो जीरेड तो नहीं हुआ ना? तो समझ में आ गया? तो जीरेड कौन कौन से हुए बच्चों? देखो, जीरेड हुए हमारे s, उसके बाद देखो बच्चों, dxy, dxz एंड dyz। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? dxy, dxz एंड dyz। क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा, मैंने क्या लिखा है कशिश गर्ग? विद ऑल एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल की कौन कौन सी एक्सिस है? dxy में z एक्सिस तो है ही नहीं ना, तो आप उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? बताओ क्या लिखा हुआ है, लाइन पढ़ो तो सही। विद ऑल एक्सिस ऑफ, हाँ, तो जो है वही देखेंगे ना, जो है नहीं उसको देखने का क्या मतलब हुआ? जो है ही नहीं उसको देखने का क्या सेंस हुआ फिर? हो गया बच्चों? बोलो, ये समझ में आ गया? आ गया क्या? क्लियर है बच्चों? चलो, अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। अब अपना इस चैप्टर में जो लास्ट पार्ट बच रहा है वो क्या बच रहा है? देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना बच्चों? ये समझना है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी केमिस्ट्री में आपका पीछा छोड़ता नहीं है ना? सुजीत, आता जोड़ी यार तेरे से, तू है ना ध्यान ही नहीं देता भाई मेरे। जब मैंने इतना ढंग से बताया फिर भी है ना, पता नहीं क्या करता है तू यार। अरे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर सिमेट्रिकल है क्या? जो लोब x एक्सिस के ऊपर है वो सिर्फ x एक्सिस के ऊपर है, वो x और y के बीच में है क्या? इसको ऐसे समझ ले कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर दो p ऑर्बिटल है, एक px है और एक py है? एक बार बता, ये px है, ये py है, ये जीरेड है क्या? अरे विश्वजीत सुन ले यार। तो अब मान ले मैंने इन दोनों को साथ साथ बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, ये तो क्या अब ये जीरेड है? अब अगर मैं इन दोनों को साथ साथ बना दूं तो क्या ये जीरेड है क्या? विश्वजीत, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, नहीं है ना? तो ये तो मैंने वहां बोला था, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया कर, अगर है तो तेरे पास। हाँ भैया, अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? तेरे को समझ में आया क्या विश्वजीत, जीरेड वाला कंसेप्ट? देखो बच्चों, ये क्या होता है, देखो क्या है, filling of electrons in various सबसेल, है ना, is known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना?
इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें अलग अलग सब सेल में इलेक्ट्रॉन को भरना है, वो कैसे भरना है वो हमें सीखना है बच्चों, ठीक है ना। देखो अपन क्या बोलेंगे, इट इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग रूल्स, है ना। सबसे पहला देखो बच्चों, अपन बात क्या करते हैं, ऑफ-बोस रूल। ध्यान दीजिए, ऑफ-बो रूल का मतलब क्या है। देखो ऑफ-बो, पहली बात तो ध्यान से सुन लो, ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये ध्यान से सुन लेना। ऑफ-बो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ऑफ-बो क्या है, ऑफ-बो बच्चों एक जर्मन वर्ड है बच्चों, ठीक है ना। इस जर्मन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों बिल्डिंग अप, या इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन। एक बात हो बच्चों, जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, है ना, तो बिल्डिंग में सबसे पहले आप क्या बनाते हो, उसका फाउंडेशन बनाते हो। बोलो बच्चों, है ना। सबसे पहले यहां बनाओगे, फिर आप यहां जाओगे, फिर आप यहां जाओगे, ऐसे करोगे ना, ऐसे। बताओ ऐसे ही करेंगे क्या, ऐसा नहीं है कि पहले ऊपर बना ले फिर नीचे बनाएंगे, बिना फाउंडेशन बनाए क्या अपन ऊपर बना सकते हैं क्या कुछ, बताओ बच्चों, नहीं बना सकते ना। तो देखो इसका मतलब हमें कहाँ जाना है बच्चों, हमें कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, जाना है बच्चों नीचे से ऊपर। अच्छा बताओ बच्चों, mgh ये फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, पढ़ा है बच्चों। आप मुझे बताओ, जहां H कम है वहां एनर्जी कम है ना, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी और ज्यादा, और लास्ट वाले की एनर्जी और ज्यादा। तो सबसे पहले आपने कहां बनाया, जहां एनर्जी कम है या जहां एनर्जी ज्यादा है, बताओ बच्चों, बोलो, जहां कम है, ठीक है ना। अब वो की वो बात अब यहां समझो, देखो सपोज ये न्यूक्लियस है ना बेटा, इस न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें, ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते जाएंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे सबसे पहले, नीचे से ऊपर जाएंगे ना। बोलो फ्रॉम 1 टू 2, 2 टू 3, ऐसे चलेंगे बच्चों। तो देखो बेटा क्या कहता है कि, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना, इलेक्ट्रॉन enters in various suborbit on the basis of energy, है ना। इलेक्ट्रॉन will enter first in that suborbit which has least energy, and when it is occupied completely, then electron will enter in next higher एनर्जी लेवल। बोलो ये बात सुनी, मुझे बताओ, जब आपने ग्राउंड फ्लोर बना दिया, तो ग्राउंड फ्लोर यानी मान लो फर्स्ट, तो फर्स्ट के बाद थर्ड बनाओगे या सेकंड बनाओगे, बताओ बच्चों, सेकंड ही बनेगा ना। तो मान लीजिए लीस्ट एनर्जी वाला पूरा भर गया, तो अब उसके बाद जस्ट उसके ऊपर वाले में जाएंगे ना। बोलो बच्चों, बोलो, ये बात सुन आ गई क्या, कंफर्म है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, है ना, अपन क्या कहते हैं, नेक्स्ट ये तो हो गया ऑफ बोर रूल। अब देखो बेटा बात करते हैं n प्लस
एल रूल, ये बहुत ही काम का बेटा, n प्लस एल रूल, ये क्या कहता है ना, दिस रूल इज यूज्ड for the determination of energy order of various सब ऑर्बिट्स, है ना। आपके जो अलग अलग सब ऑर्बिट्स है ना, उनकी एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड करता है। आगे देखो सुनो, है ना, ये क्या कहता है कि a sub orbit which has least value of n plus l has least energy, ठीक है ना। a sub orbit which has least value of n plus l has least energy। आगे देखो, if two sub orbit have equal value of n plus l, then sub orbit having least value of n has less energy। अब देखो बेटा, ये मैंने स्टेटमेंट तो लिख दिया, इस स्टेटमेंट को समझाता हूं, इसको समझना ढंग से। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है मुझे बताओ बच्चों। हमारे पास कौन कौन से सब ऑर्बिट है बताओ। 4 होते हैं बच्चों, एसपीडीएफ है बच्चों। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ एस को पकड़ो और इसको 2 बार लिख दो। एस को 2 बार लिख दिया क्या। अब क्या करना है, पी को इसके साथ लो, है ना, और देखो पीएस पीएस। देखो पहले मैंने सिर्फ एस लिखा, फिर मैंने पीएस लिखा, लिख दिया बच्चों। अब देखो डी को पकड़ो तो साथ में मिलाने से 3 हो गए, डीपीएस डीपीएस, लिख दिया बच्चों। समझ में आया। पहले आपको 1-1 के 2 सेट, फिर 2-2 के 2 सेट, फिर 3-3 के 2 सेट, है ना। फिर क्या होगा लास्ट में बताओ। लास्ट में देखो एफ डी पी एस, है ना, फिर एफ डी पी एस। बोलो बच्चों, पहले ये समझ में आया क्या मैंने क्या किया ये, बोलो बच्चों। देखो हमने क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ एक सब ऑर्बिट को लिया, एस को 2 बार लिख दिया, फिर उल्टा चलते हुए पी को भी मैंने इंक्लूड किया और 2 बार लिख दिया, पीएस पीएस। फिर डी को भी लिया और इसको भी 2 बार लिख दिया, फिर एफ को भी लिया, फिर 2 बार लिख दिया। तो टोटल ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना लिए बच्चों बताओ मैंने। टोटल ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 8 बन गए ना, 8 काउंट कर लो भली। तो देखो आपको क्या करना है, उनमें से जो सबसे जो लास्ट सब ऑर्बिट है ना उसको नंबर दे दो आप, है ना, जो लास्ट सब ऑर्बिट है ना उसको नंबर दे दो, है ना, उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे लास्ट है उसको नंबर दे दिया। अब देखो बेटा बाकी बच्चों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, 7 6 5, है ना, फिर 6 5 4 6 5 4 5 4 3 4 3, ये आ गया। पहले इतना समझ में आ गया, बोलो बच्चों इतना सबको समझ में आ गया। अब ये क्या समझाना चाह रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा एक बार मैंने ये बोला, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, है ना। इनकी जो एनर्जी है वो इस सीक्वेंस में क्या हो रही है, बढ़ रही है बच्चों, है ना। आगे ले लेंगे 6s के बाद 4f 5d 6p, तो एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, इनकी बढ़ रही है। अब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझते हैं बच्चों। देखो
सबसे पहले 1s को समझते हैं। 1s में प्लस एल की वैल्यू बताओ बच्चों। 1s के लिए देखो 1 प्लस 0 हुआ ना, बोलो बच्चों। 1 प्लस 0 1 हुआ। 2s में देखो 2 प्लस 0 हुआ। 2p में देखो बेटा क्या हुआ 2 प्लस 1। 3s में क्या हुआ 3 प्लस 0। 3p में क्या हुआ 3 प्लस 1। 4s में क्या हुआ 4 प्लस, देखो इतने समझो पहले आप। देखो बेटा ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। तो देखो क्या हो रहा है n प्लस एल की वैल्यू कंटिन्यूअसली बच्चों बढ़ रही है ना। 1 2 3 4 बोलो बच्चों बढ़ रही है ना। तो कहा n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है बच्चों, बताओ कहां सबसे कम n प्लस एल की वैल्यू 1s में। तो 1s में सबसे कम है ना, तो जहां सबसे कम है इलेक्ट्रॉन की एंट्री सबसे पहले वही होगी। तो बताओ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां एंटर करेगा 1s में। अब देखो बेटा समझने की कोशिश करना, देखो यहां ध्यान दो, यहां ये वैल्यू दोनों के लिए इक्वल है ना, है कि नहीं है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है ना, 3 and 3 है बच्चों। तो n प्लस एल से तो डिसाइड नहीं हुआ, तो अब किससे डिसाइड करेंगे, बोलो बच्चों n से डिसाइड करेंगे। देखो यहां क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है। तो 2 और 3 में n छोटा 2 वाला हुआ, तो पहले इलेक्ट्रॉन 2p और 3s में कहा एंटर करेगा, 2p और 3s में कहा एंटर करेगा 2p में करेगा। समझ में आई बात बच्चों। अरे ये समझ में आया। जैसे देखो बेटा आपसे बोले 5f 6d है ना, 7p और 8s। देखो 5 प्लस 3 6 प्लस 2 7 प्लस 1 और 8 प्लस 0। तो ध्यान दो सबका जो सम आ रहा है वो 8 आ रहा है ना, सबका सम 8 आ रहा है ना, बोलो। तो n प्लस एल से तो डिसाइड नहीं हुआ, तो अब किससे डिसाइड करेंगे बच्चों बताओ। जब n प्लस एल से डिसाइड नहीं हुआ तो डिसाइड n से करेंगे, करेंगे ना, बोलो बच्चों। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा ये तो मेरे हिसाब से सिंपल सा था, सबको क्लियर है क्या, इतना सबको समझ में आ गया, बोलो। अब देखो बेटा सुनो अपन क्या बोलेंगे, इट मीन्स, देखिए इट मीन्स फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब समझ गए, n की वैल्यू या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एक से ज्यादा होने चाहिए। क्या होगा देखो 1s 2s 3s है ना, सॉरी एक मिनट, 2p 3s 3p 4s 3d। ये समझ आ रहा है बच्चों, बोलो यही था ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बोलो आ गया। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो एनर्जी है ना, वो जो एनर्जी है वो किससे निकलेगी, n प्लस एल रूल से निकलेगी। किससे निकलेगी बच्चों, n प्लस एल रूल से। अब देखो अगर मान लो है ना, क्या बोले, इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, एनर्जी order only depends upon value of n। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपके इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो तो आपको रूल लगाना है n प्लस एल, और जब इलेक्ट्रॉन एक ही है तो क्या लगाना है, सिर्फ n। तो देखो बेटा सुनो, जैसे मान लो मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में देखो 1s 2s
2p 3s 3p 3d। देखो बेटा 1s और 2s में ज्यादा होगी इसकी, लेकिन इन दोनों की बराबर होगी, फिर इनकी इनकी ये बराबर होगी। ये बात समझ आएगा? बोलो बच्चों। अरे हाइड्रोजन के केस में समझ में आया क्या? हाइड्रोजन के केस में समझ में आया क्या? हाइड्रोजन में फॉर्मूला क्या था बच्चों? याद करो, -13.6 Z²/n²। याद करो, सिर्फ n पर डिपेंड करता था। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो n पे डिपेंड करेगा, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो, बोलो बच्चों, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो किस पे डिपेंड करेंगे? n+n पे। अब देखो बेटा, इस पर है ना, एक बार IIT जेईई में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, है ना? वो क्वेश्चन क्या आया था वो अपन करते हैं। देखो बेटा सुनो, है ना? देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्या कहता है कि नोट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक spin, the degeneracy of second excited state, that is n equals to 3 of hydrogen atom is 9, while degeneracy of second excited state of H minus will be। ये बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है IIT जेईई 2015 में, है ना? सबसे पहले देखो, ये डीजेनरेसी का मतलब समझो क्या होता है। देखो बेटा सुनो, डीजेनरेसी क्या होता है? एक होता है बच्चों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं, है ना? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है ना? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको बोलते हैं बच्चों? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सिमिलर हो। जैसे देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास p सब सेल है ना? तो p सब सेल में, ये p सब सेल है बच्चों, तो p सब सेल में सिमिलर एनर्जी वाले कितने ऑर्बिटल है बताओ? p सब सेल में 3 है ना? क्या कह सकते हैं? 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना बच्चों? अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं, ये बच्चों डी सब सेल है बच्चों, तो डी सब सेल में कितने हैं बताओ? डी सब सेल में 5 है बच्चों। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, ये क्या कह रहा है कि नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। याद है क्या? एक्साइटेड स्टेट पढ़ाई है बच्चों मैंने आपको, एक्साइटेड स्टेट पढ़ाई है मैंने आप लोगों को, बोलो। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब मुझे बताओ। देखो, फॉर हाइड्रोजन की बात करें, है ना? हाइड्रोजन में देखो 1 2 3, ये होती है ग्राउंड स्टेट, है ना? ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट और ये एक्साइटेड स्टेट सेकंड होगी बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, 3 में क्या क्या है बताओ? 3s 3p और 3d होता है बच्चों। अरे 3 में 3s 3p 3d होता है। बताओ हाइड्रोजन के केस में इनकी एनर्जी सिमिलर होगी कि नहीं होगी? हाइड्रोजन के केस में इनकी एनर्जी सिमिलर होगी, होगी बच्चों। अब मुझे बताओ s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? s में कितने ऑर्बिटल होता है? एक होता है। p में कितने होते हैं? 3 होते हैं।
डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो बताओ टोटल कितने हो गए? बताओ 9 हो गए ना? 9 हो गए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसने ये बोला है कि ये क्या है? ये 9 डीजनरेट ऑर्बिटल है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? बोलो ये क्या है? ये 9 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, है बच्चों। अब देखो बात करें फॉर H-1, तो मुझे बताओ H- के केस में, बोलो बेटा, अब एनर्जी ऐसे बढ़ेगी ना? H- के केस में एनर्जी ऐसे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि H- में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए ना? तो देखो बेटा, ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, और ये है एक्साइटेड स्टेट सेकंड। ये बोलूंगा ना? अब मुझे ये बोलना पड़ेगा ना H-1 के केस में। बोलो, बोलूंगा? अब मुझे बताओ एक्साइटेड स्टेट सेकंड है यानी 2p है, और 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? बताओ कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो बताओ आप क्या बोलोगे? जो इसकी डीजनरेसी आई वो कितनी आई? 3 आई ना? बोलो बच्चों इसकी डीजनरेसी क्या आई? 1 मिनट में इसकी स्पेलिंग से कर देता हूं। 3 आई। बोलो ये बच्चों समझ में आया? डीजनरेसी 3 क्यों आई? बोलो।